हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया जो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स के अंदर डिस्कस कर रहे हैं और काफ़ी सारे आपने कमेंट्स लिखे जिसके अंदर अच्छे भी थे और बहुत सारे बच्चों की शिकायत भी थी। और सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि सर आप एक टीचर हैं और यूपीएससी का टीचर हैं और जिस तरीके से आप बोर्ड का पे लिखा हुआ दिखा रखा है आईएएस पीसीएस, इसकी तरफ पढ़ाएं और इसके अलावा इधर उधर ना भटकें, वो राजनीतिक मुद्दा है। दोस्तों, असलियत में समझिए, यूपीएससी की प्रिपरेशन में हर वो मुद्दा जो आपके देश को प्रभावित करता है वो यूपीएससी पूछती है, भले ही डायरेक्ट शब्दों में नहीं तो इनडायरेक्ट शब्दों में आपसे पूछेगी। यहां फार्मर्स प्रोटेस्ट की बात हम लास्ट क्लास में भी कर रहे थे, लास्ट वीडियो के अंदर भी कर रहे थे, और आज भी मैं फार्मर्स प्रोटेस्ट के ऊपर ही बात करने जा रहा हूं। थोड़ा सा उसमें डायमेंशन जो है वो डिफरेंट होगी, थोड़ा सा एक अलग पार्ट में, अलग वे में देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, सच बात यह है कि हम फार्मर्स प्रोटेस्ट के ऊपर ही बात कर रहे हैं क्योंकि प्रोटेस्ट हमारी डेमोक्रेसी का एक अभिन्न अंग है। तो उस प्रोटेस्ट को मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। तो पिछले वीडियो में भी प्रोटेस्ट का एक कंपैरिजन दिखाया था गांधी जी। आज जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है, शाहीन बाग प्रोटेस्ट हैं, मिसगाइडेड जो हो चुके हैं, डायरेक्शनलेस जो हो चुके हैं, इनका मैंने एक कंपैरिजन करने की कोशिश की थी गांधी के प्रोटेस्ट से। लेकिन आज ये जो ऑब्जेक्टिव, इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि असलियत में प्रोटेस्ट्स के पीछे का जो षड्यंत्र हो सकता है जो हमारे डिफरेंट डायमेंशन से जुड़ा हुआ है, आज हम वो समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि जब आप एक यूपीएससी का कैंडिडेट जब सेलेक्ट हो रहा होता है, उससे पहले उसको बहुत सारी परीक्षाएं देनी होती हैं, तो चीज़ों को बहुत बारीकी से समझना होता है। तो उस बारीकियों से समझने के लिए उसको उन सब चीज़ों को भी ध्यान देना पड़ता है जिसे हम ये मानते हैं कि वो गलत है या खराब है। तो हमें वो गलत या खराब देखने की जगह उसकी बारीकियों को समझना पड़ेगा, भले ही उसमें थोड़ा बहुत राजनीतिक पक्ष आ रहा हो। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, गलत या सही आप लोगों ने डिसाइड करना है। और मैं हमेशा इस पॉलिसी के ऊपर चलने की कोशिश करता हूं कि ना काहूं से दोस्ती, ना काहूं से बैर। और जो मेरा विरोध करने वाले और कमेंट बॉक्स में उल्टा सीधा लिखने वाले हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि यार पहले पूरी बात को समझिए, पूरी डायमेंशन को समझिए। पूरी एक लाइन के द्वारा या एक लाइन से आप मेरे पूरे के पूरे जो लेक्चर होता है, वीडियो होता है, उसको जज ना करें। और अगर आपको केवल वही लाइन बुरी लग रही है या केवल एक लाइन के ऊपर आपने पूरे के पूरे इसको 0 मार्क्स दे दिए, तो ये आपके इंटेलेक्ट की कमी है। इसे थोड़ा सा सुधारेंगे तो अच्छा है, और अगर इस लेवल पे नहीं है तो मुझे माफ कीजिए, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। दोस्तों, जब कल वीडियोस देखे या आज सुबह मैंने ये फोटो देखी अखबार उठाकर, रोज के लगभग काफी अखबार पढ़ने की एक आदत है, मैं लगभग हर कुछ खंगालने की कोशिश करता हूं। तो यहां ये फोटो जब मैंने देखी तो एक भारतीय होने के नाते इमोशनल आप अगर हो सकते हैं अन्नदाता के नाम पर या महिला के नाम पर, तो मैं भी तो हो सकता हूं। मैं देश के नाम पर, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे देश के सीने में किसी ने खंजर उतार दिया हो। यहां इसका मतलब यह कभी भी नहीं है कि मैं यहां पर विरोध कर रहा हूं कि किसी धर्म का झंडा, मुझे धर्म से यहां मतलब नहीं है, मुझे मेरे देश से मतलब है। यहां मेरे देश का झंडा फहराया जाता है, मेरे स्वतंत्रता, मेरे देश की स्वतंत्रता का प्रतीक है। उस जगह पर आपने एक धर्म को गाड़ दिया, चाहे वो हिंदू है, सिख है, इस्लाम है, ईसाई है, मुझे उससे मतलब नहीं है। आपने एक धर्म का झंडा वहां पर लगाया, मेरे देश से, मेरे राष्ट्र से ऊपर एक धर्म। मेरे से अगर पूछा जाए, गुरुद्वारे के अंदर मेरा पूरा विश्वास है, अगर मंदिर में दान करूं या ना करूं, गुरुद्वारे में दान करके जरूर आता हूं। क्योंकि दान इसलिए नहीं कि वहां मेरी आस्था, इससे ज्यादा यह है कि सच में वहां का जो लंगर सिस्टम है वो मानवता की सेवा करता है। मेरा गुरुद्वारे में उतना ही विश्वास है जितना एक मेरा मंदिर के अंदर विश्वास हो सकता है, बल्कि उससे ज्यादा ही होगा अगर सेवा भाव से देखा जाए। तो अगर सच में देखा जाए तो सम्मान धर्म का होगा, लेकिन धर्म राष्ट्र से ऊपर नहीं हो सकता, धर्म मेरे देश से ऊपर नहीं हो सकता। अगर मुझसे पूछा जाए कि देश और धर्म में कोई एक चुनो, तो मैं देश को चुनूंगा। मुझे धर्म से उतना मतलब नहीं है, क्योंकि वो मेरा व्यक्तिगत मामला है। देश मेरे समाज का मामला है, मेरे भविष्य का मामला है, मेरी आगे आने वाली जनरेशंस का मामला है। तो मैं पहले देश को चुनूंगा। लेकिन जब यह फोटोग्राफ देखी गई तो एक अंदर से रहा नहीं गया कि असलियत में हुआ क्या। जब रहा नहीं गया कि हुआ क्या, हम उसको सोच नहीं पा रहे थे। व्यवस्था जो थी वो बिल्कुल दिमाग इस तरीके से बनाया हुआ था, एक उद्वेलना थी कि हुआ क्या।
तो बैठे और बैठने के बाद जो निष्कर्ष निकाला वो आपके सामने है। क्योंकि ये मेरे लोकतंत्र की हत्या होती है। मुझे आज तक जब भी विपक्ष यूज करता था वर्ड कि लोकतंत्र की हत्या है, तो वो संस्थाओं के ऊपर वार हो सकता था, लेकिन लोकतंत्र की हत्या ये है। जैसे आपने पूरे के पूरे देश का प्रतीक स्थान के ऊपर एक खंजर गाड़ दिया हो और ये कहा हो कि देखो तुम क्या उखाड़ सकते हो, हमारी मानसिकता ये है, हम ये हैं। यहां धर्म नहीं, यहां अपने देश के ऊपर खंजर गाड़ा है धर्म के प्रतीक का इस्तेमाल करके। अब इससे जब हम आगे बढ़ते हैं या पूरी व्यवस्था देखते हैं तो पूरी दिल्ली के अंदर हमें इस तरीके की तस्वीरें नजर आती हैं, हथियारों से लेकर हर जगह पर, और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आंदोलन कहीं और ही जा रहा था। इसके बारे में मैं कल बता चुका हूं कि दिशाहीन आंदोलन क्या थे। जब इन आंदोलनों के और ज्यादा आगे मैंने देखा तो उसको और तरीके से जब आप देखेंगे तो यहां पर कुछ तस्वीरें और जो शायद हम नेट के ऊपर या वीडियोस में ना देख पाए हों या ज्यादा ध्यान ना दे पाए हों, क्योंकि अंदर से दिमाग उबल चुका था, तो इन तस्वीरों ने दिमाग को हिला कर रखा कि असलियत में क्या यही लोकतंत्र है या ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जिसमें हमारे किसान भाइयों को ये पेस्ट करना पड़ रहा है कि हम किसान हैं, आतंकवादी नहीं। लेकिन जब आप ये तस्वीरें देखते हैं तो क्या कोई भरोसा कर पाएगा इस पोस्टर के ऊपर? अभी मैं सिद्धांतों पर भी आऊंगा, आप 10 मिनट रुक जाइए बस। मेरा सभी किसान भाइयों से एक सवाल यह है कि जब हम इस तरीके की तस्वीरें देखते हैं, जब हम इससे पीछे वाली ये तस्वीरें देखते हैं, तलवारें और खुल के इस तरीके से देखते हैं, तो क्या हम उम्मीद करें कि आपके ये जो पोस्टर हैं इसके ऊपर क्या, मेरे को तो छोड़िए, कोई, क्या आप खुद भरोसा कर पा रहे हैं? मैं मानता हूं बहुत ही कम तरीके के लोग हैं, लेकिन हथियारों के साथ इस तरीके की बर्बरता व्यवस्था बनाने के नाम पर संसद को लूटने गए थे क्या यार? लेकिन ये एक आंदोलन ऐसा होना था। जिस समय सरकार ने ये कहा कि ट्रैक्टर रैली की परमिशन दी जा रही है, उसी टाइम पर एक दिल के अंदर समाज शंका हुई कि क्या ट्रैक्टर रैली उसी डिसिप्लिन में हो पाएगी जिसकी उम्मीद हम कर रहे हैं या सरकार कर रही है, और उसी डिसिप्लिन में हो पाएगी जिसका वादा किसान नेता कर रहे हैं। शक था, लेकिन वो शक इस चीज को हवा नहीं दे पा रहा था। उस शक को उस शक से हवा, वो मतलब बाहर नहीं निकल पा रहा था इस दबाव में कि यार कल मेरा लोकतंत्र है, कल मेरे देश का जन्म हुआ था, वास्तविक जन्म, गणतंत्र बना था मेरा देश, और सच में हमारी पूरी शासन व्यवस्था उस दिन लागू हुई थी। इसका एक सम्मान है, और मैं नहीं मानता, या मेरी को ऐसा शुरू से अंदेशा, मतलब एक शुरू से विश्वास था, वो किसी भी भारतीय को हो सकता है, मेरा एक शुरू से विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो जाए, गणतंत्र दिवस की एक गरिमा है, उस गरिमा को सम्मान दिया जाएगा। जय जवान जय किसान के जो नारे लग रहे थे, उसमें उस जवान का भी सम्मान होगा जो परेड ग्राउंड में है, और उस किसान का भी सम्मान होगा जो रैली निकाल रहा है। और शायद हिंदुस्तान में के इतिहास में पहली बार होगा जब गणतंत्र दिवस पे जवान और किसान दोनों परेड निकाल रहे हो। बड़ी खुशी भी थी, एक उम्मीद भी थी, लेकिन शक गहरा रहा था। शाम होते होते फिर दोबारा से थोड़ा डर लगा जब हल्की फुल्की खबरें आने लगी कि किसान आंदोलन के रूट के ऊपर सेटिस्फाइड नहीं है और फूट है। फिर उनके नेताओं के बयान आने लगे, फिर भी एक भरोसा था कि देश के गणतंत्र की गरिमा बनाए रखी जाएगी। लेकिन वो तार तार हो गया जब ये फोटोएं सुबह 6 बजे से 7-8 बजे से ही आनी शुरू हो गई, और उसके बाद जो तांडव 12 बजे के बाद देखने को मिला, और 2 बजे तक आते आते आंखों में आंसू थे कि क्या मैं ऐसे ही लोकतंत्र की गुजारिश कर रहा था, या ये लोकतंत्र की यही एक उम्मीद होगी मेरी? क्या हमारा देश इस तरीके से, क्या आप क्या दिखाना चाहेंगे किसान? क्या कारण है कि आपका सरकार और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं था और ये सब चीजें? असलियत में गलती इस आंदोलन की नहीं, इस आंदोलन के नेताओं से भी कहीं ज्यादा गलती कहीं और है। क्योंकि जब मैं इन तस्वीरों को देख रहा था तो लगभग 1 साल पहले की तस्वीरें शाहीन बाग की मेरे सामने आई। शाहीन बाग की जब, क्योंकि सारा दिन उद्वेलना में निकला, 26 जनवरी ऐसा उद्वेलना में निकला कि देश से के अंदर रहने वाला कोई व्यक्ति
आप उसके अंदर अपनी आगे आने वाली जनरेशन्स का भविष्य देख रहे हैं, अपना भविष्य देख रहे हैं, और वहां अगर ऐसा हो तो भविष्य खतरे में लगता है। क्योंकि फिर उसके बाद हमारे दिमाग में तस्वीरें कौंधती हैं सीरिया, लीबिया वगैरह की, जहां के बच्चों की लाशें समंदर में तैरती हुई नजर आती हैं, क्योंकि वो अपने देश में पराये हो चुके हैं, युद्ध भूमि बन चुका है। डर लगा, लेकिन शाम तक जो उद्वेलित मन था, जो एक उखड़ रहा था मन, वहां फिर शाहीन बाग के प्रोटेस्ट्स का कुछ इमेज सामने आई कि 1 साल बाद शाहीन बाग कहां पहुंचा। जब 1 साल बाद शाहीन बाग पहुंचा तो देखा कि अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। यहां इस लड़ाई का कोई गलत मतलब नहीं है, यहां इस लड़ाई का स्पष्ट मतलब यह है कि आंदोलन है, करेंगे, शाहीन बाग का एक आंदोलन करेंगे। जब शाहीन बाग के आंदोलन को आगे सोचने लगे तो हमें उसकी जस्ट एक अपोजिट स्टेप आपको दिखाई दी। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का राष्ट्रपति यहां आते हुए भारत का विजिट कर रहे हैं। एग्जैक्टली उन्हीं दिनों आपको इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। दिल्ली राइट्स 2020, इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे पूरा प्लान्ड था। दोनों को जोड़कर देखना बहुत ज्यादा जरूरी था कि भले ही इस दंगे के अंदर पीड़ित या लड़ने वाले दोनों के दोनों लड़ पड़े हों, लेकिन उनके दिमाग में 1% भी ये नहीं रहा होगा कि देश के अंदर एक बहुत बड़े लेवल का मेहमान आया है, उसके सामने देश की बेइज्जती की जाए। लेकिन इसका एक अलग पहलू भी है। कहीं आप ध्यान दीजिए, आपको कुछ तारीखों के ऊपर मैं लेकर जाने की कोशिश करूंगा और वो तारीखें जो हैं वो आपको बताएंगी कि असलियत में मामला क्या है। अगर तारीखें देखेंगे तो 26/11, इस तारीख को आप किस नाम से जानते हैं? मैं 99% बच्चों को उस दावे के साथ कह सकता हूं कि वो लोग इस तारीख का मतलब समझेंगे मुंबई अटैक्स। मुंबई अटैक्स, लेकिन असलियत में समझिए मामला क्या है। मुंबई अटैक्स अलग। उसके बाद अगर आप शाहीन बाग को देखते हैं तो यहां इस शाहीन बाग के अंदर आपको अमेरिका के जो ट्रंप हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट का एक विजिट नजर आता है। और 26 जनवरी को आपको रिपब्लिक डे, और रिपब्लिक डे के अंदर आपको प्रोटेस्ट नजर आते हैं। ये आपका 26/11 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन डे है, संविधान दिवस। इस दिन आपके देश का संविधान लागू हुआ था। इस दिन आपका देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था और आपके देश की संविधान सभा ने वो संविधान अपने आप को आत्मर्पित किया था। सिग्नेचर हुए थे, पूरा संविधान बनकर तैयार हो गया। संविधान जो देश की आत्मा है, संविधान जिसके अनुसार पूरे देश की व्यवस्था चल रही है, संविधान जो पूरे देश को दिशा दे रहा है, संविधान जिसके अनुसार, जिसकी प्रीएम्बल को लेकर ही, जिसकी प्रस्तावना को लेकर शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हो रहे थे, और वही संविधान जिसे लेकर ये किसान आगे बढ़ रहे थे, वही संविधान जिसकी शपथ लेकर हर कोई आगे बढ़ता है, वही संविधान जो देश को धर्मनिरपेक्ष बनाता है और उस तिरंगे झंडे को ऊंचा दिखाता है। यार वो तिरंगा झंडा जो था, वहां जो लगने की जगह थी उस तिरंगे झंडे की, उसको वहां बनाए रखने के लिए हजारों लोग अपना खून पसीना एक कर रहे हैं। जो 20 जवान गलवान घाटी में शहीद हुए थे, वो इसलिए शहीद हुए थे ताकि वो तिरंगा फहरता रहे। कारगिल से लेकर 1971 से लेकर 65 से लेकर 1947 से लेकर जहां आप देखोगे, कश्मीर से केवल और केवल खून इसलिए बहाया जाता है कि वो झंडा फहरता रहे। और कुछ जाहिलों ने उस झंडे की जगह कहीं कुछ और लगा दिया। ये इमोशन है, वो तिरंगा है, हमारे देश की पहचान है। उसको वो फहरता रहे इसलिए नहीं, वो फहरता है इसलिए नहीं कि वहां हवा चलती है,
वो इसलिए फहरता है क्योंकि उसको खून की नदी बहाने के बाद एनर्जी मिलती है। वो सीना चौड़ा करके तिरंगा फहरता है क्योंकि खून की नदियां बहानी पड़ती हैं। नरमुंडों की माला चढ़ाई जाती है उसके जड़ों के अंदर, तब जाके वो ऊंचा झंडा फहरता है। और आपने वो उतार के फेंक दिया। जाहिलों का रैला था क्या वो? और किसी ने आवाज तक नहीं उठाई। क्या आप दिखाना चाहते हैं कि धर्म की विजय हो गई? कोई धर्म की विजय नहीं थी। निशान साहिब गुरुद्वारे के ऊपर अच्छे लगते हैं, हमारे दिल में अच्छे लगेंगे, तिरंगे के ऊपर अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि यही वो तिरंगा है जो निशान साहिब को भी प्रोटेक्शन दे रहा है। निशान साहिब को गारंटी दे रहा है कि आपका वही सम्मान होगा जो बाकी सबका होगा। ये जो था, ये देश की को दिग्भ्रमित करने का एक तरीका था। तो सवाल ये है, इसके पीछे का कारण क्या है? हम कैसे इन सब चीजों को एक दूसरे से जोड़कर देख रहे हैं? तीनों तारीखें कहीं ना कहीं यहां देश का सम्मान, रिस्पेक्ट की ऐसी तैसी मार दी गई, धज्जियां उड़ा दी गई। उसके बाद रिपब्लिक डे पूरी दुनिया के अखबारों में छपा क्या है, आप देख तो लो। संविधान के ऊपर हमला करने का मतलब यह है कि हम अब तुम्हारे देश की आत्मा के ऊपर हमला करेंगे। और उसके बाद यदि आप देखेंगे तो डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट चुन के लाई जाती हैं। एक माहौल क्रिएट किया जाता है अलग सा, और उस माहौल को अगर आप देखेंगे तो ये तारीखें बहुत मायने रखती हैं। अब आ जाते हैं अगले पे। शाहीन बाग से थोड़ा सा पीछे और गया, 2018 याद आया। 2018 दिसंबर 2018 के आसपास दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर हर जगह पर पोस्टर्स लगे हुए थे और एक बहस पूरे हिंदुस्तान में छिड़ी हुई थी। खासकर ये 4-5 जो व्यक्ति पकड़े गए, इनके कंप्यूटर से लेकर सब चीजें हैक की गई। भीमा कोरेगांव नाम का एक मामला था, उसको सुलझाते सुलझाते और एक नया, जिसे कहते हैं भूत, बाहर निकल कर आया और उसका नाम था अर्बन नक्सलिज्म। अब सवाल यह था, ये अर्बन नक्सलिज्म क्या है? नक्सलवादी कभी देशद्रोही नहीं होते। नक्सलवादी वो लोग हैं जो व्यवस्था को नहीं मानते, इस व्यवस्था को विरोध करके एक नई व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं। हालांकि ये लोग थोड़े साइकिक होते हैं, वो लास्ट मैन इन द रो को देखते हैं कि उस जो लाइन में आखिरी बंदा बैठा हुआ है उसकी ध्यान दो। तो समस्या ये है, उस तक पहुंचने के लिए उससे पहले जो बंदे हैं उनका भी तो सम्मान किया जाए, उनको भी तो मेहनत करके पहुंचाया जाए। इनका कहना यह होता है कि वो मरने वाला है। यह दूसरी व्यवस्था कहती है कि वहां तक पहुंचेंगे, उसको उसकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी करके बाकी सब चीजें उस तक पहुंचाने के लिए समय लगेगा। ये कहते हैं जल्दी करो। वो एक अल्टरनेट व्यवस्था, एक नई व्यवस्था, एक अल्टरनेट सिस्टम एस्टैब्लिश करने की बात करते हैं, कम्युनिज्म की बात करते हैं। अब यहां फिर वो माओइज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं कि सत्ता की चाबी बंदूक की नोक से निकलती है। पावर इमर्जेस फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, माओ ज़ेडोंग। अब यहां जब यह बात चल रही होती है तो असलियत में ये देशद्रोही नहीं, लेकिन देश की व्यवस्था से नाराज लोग हैं। लेकिन नाराज हैं, देशद्रोही भले ना हो लेकिन नाराज हैं। अब इनकी नाराजगी, या ऐसे हर उस समूह की नाराजगी जो किसी ना किसी बात को लेकर देश की जनता या देश की सरकार या देश से खिलाफ है, गुस्से में है, चाहे वो देश के दंगे, देश के अंदर किसी तरीके के दंगे हुए, चाहे देश में किसी तरीके के दंगे हुए, चाहे और कुछ। अगर आप देखेंगे तो वो जो ग्रुप्स हैं, वो रायट्स, दंगे के अंदर जो माइनॉरिटी मारी गई उसकी वजह से नाराज हैं। चाहे इसके अंदर आईएसआई के अंदर भर्ती होने वाले मुस्लिम लड़कों की बात करो, जिसके ऊपर आरोप कई बार लग जाता है, या फिर खालिस्तान मूवमेंट के मामले में बात करने वाले लोगों को। हालांकि दिल्ली के दंगे जो थे 1984 के, वो खालिस्तान मूवमेंट चालू होने के काफी साल बाद के हैं, और ये पाकिस्तान की नाजायज औलाद हैं, दोनों के दोनों, उनको छोड़ो।
रायट्स की वजह से हुए, किसी स्कैम की वजह से हुए, किसी भुखमरी की वजह से हुए, गरीबी की वजह से हुए, या कोई भी नाराजगी XYZ, चाहे वो CAA NRC का मामला हुआ, चाहे फार्मर्स हुए, असलियत में ये जो डिससेटिस्फेक्शन है, ये जो डिससेटिस्फेक्शन है, ये जो नाराजगी है, ये नाराजगी बहुत बड़ा वेपन है। ये नाराजगी प्रेजेंट इन एवरी कंट्री, अमेरिका तक में देखा, रशिया तक में देखा, चाइना तक में देखा, जापान से लेकर दुनिया के हर देश के अंदर ये नाराजगी मौजूद होती है। लेकिन नाराज होने वाला इंसान क्या किसी देश के या किसी दूसरे देश का हाथ का हथियार बन रहा है, या केवल वो अपनी मांगे मानने तक सीमित है, वो देखा जाएगा। और ये जो डिससेटिस्फेक्शन है, यही आपके देश के दुश्मनों का एक बहुत तगड़ा हथियार है। ये कैसे हथियार है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इंडिया, इसे आप समझते हैं कि अगर आप देखेंगे तो ये इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी का जो बेस है वो है पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग ही हैं जो इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है उसको पावर देते हैं। अब जितनी ज्यादा पावर हम एक सरकार को देंगे, उस सरकार में उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ आएगी, उतनी ज्यादा स्थिरता आएगी, उतनी ज्यादा ताकत आएगी। जितनी ज्यादा स्थिरता होगी उतनी ज्यादा ताकत होगी, जितनी ज्यादा स्थिरता और ताकतवर होगी, उतना ज्यादा थ्रेट टू एनिमी ऑफ द कंट्री होगा, एनिमी ऑफ द कंट्री होगा, और उस देश के दुश्मनों को उतनी ज्यादा समस्या होगी, उतना ज्यादा खतरा होगा। यह एक सिंपल प्रोसेस है। यानी रूट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज वी द पीपल। रूट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट क्या होगा? वी द पीपल, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग ही इसकी स्ट्रेंथ है। और यही कारण है कि स्टेबल गवर्नमेंट अगर है तो उसकी फॉरेन पॉलिसी, स्टेबल गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी, स्टेबल गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी यानी आर्थिक नीति, स्टेबल गवर्नमेंट की जो है डेवलपमेंट प्लान्स जितने भी होंगे, वो कहीं ना कहीं आपके देश को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे। और आपकी थ्रेट, जो आपके एनिमी ऑफ द कंट्री हैं, जिसमें मेनली आ जाता है पाकिस्तान और मेनली आ जाता है चीन, जिसको अनस्टेबल इंडिया पसंद आएगा। चाइना इंडिया को एक बड़ी मार्केट तो देखना चाहता है, लेकिन चाइना इंडिया को कभी उभरता हुआ नहीं देखना चाहता। और मैं पाकिस्तान के बारे में कई वीडियोस बना चुका हूं कि पाकिस्तान जो है वो तो एंटी हिंदू, एंटी इंडिया पूरी की पूरी आइडियोलॉजी पर ही जिंदा है। उसके पास इससे ज्यादा कोई आइडियोलॉजी या आइडिया है ही नहीं। अब ऐसे में पाकिस्तान और चाइना को अगर थ्रेट मिल रही है तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं क्या होगा, बालाकोट, कहीं ना कहीं उरी का सर्जिकल स्ट्राइक, कहीं ना कहीं डोकाला, कहीं ना कहीं लद्दाख, गलवान, और न जाने क्या क्या, जहां पर आप चाइना और पाकिस्तान को हड़का देते हैं। यूनाइटेड नेशंस, कश्मीर 370 हटाया, पूरी दुनिया देखती रह गई। कश्मीर अल्टीमेट लेवल के स्टेप्स, स्ट्रांग गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट, दनादन फैसले, और इस हद तक फैसले कि पूरी दुनिया को समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या।
पसंद भी नहीं आएगा, खासकर चाइना और पाकिस्तान को तो पसंद भी नहीं आएगा जब आपके गृह मंत्री संसद के अंदर खड़े होकर ऑफिशियली बयान देते हैं कि जब मैं कश्मीर का नाम लेता हूं तो पाकिस्तान के पास जो हमारा भाग है उसका भी और चीन के पास जो भाग है उसका, दोनों का नाम लेता हूं। वो एक तरीके की खुली चुनौती थी, वो एक तरीके की खुली चुनौती थी कि आज के बाद हमारे देश का हिस्सा है, भले ही हमारे पास ना हो, लेके छोड़ेंगे। उनको खुली चुनौती थी। ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, ये लोग सीधा हमला करेंगे तो भारत के ऊपर सीधा हमला करने की, पाकिस्तान को तो भूल जाओ, उसको तो घर के अंदर घुस के मार रही है। चीन की भी औकात नहीं है, भारत पर सीधा हमला करने की चीन की भी औकात नहीं है। तो असलियत में उनकी थ्रेट इंडिया से ज्यादा, इंडिया की ये स्टेबल और स्ट्रेंथ वाली गवर्नमेंट है, मजबूत सरकार है, जो डिसीजन बहुत मजबूती के साथ ले रही है और इस हद तक डिसीजन ले रही है, इस ताकत के साथ डिसीजन ले रही है कि उनको प्रॉब्लम्स हो रही है। भाई आज ही रिपोर्ट पड़ी कि दुनिया के केवल 2 देश ऐसे हैं जिनके अंदर एफडीआई फ्लो पॉजिटिव रहा है, निकला नहीं है, चाइना और इंडिया। ग्रोथ रेट में 2 देश ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन दिखाना शुरू कर चुके हैं। चाइना का तो वैसे भी पॉजिटिव था, गिरा तो वो भी है भाई, वो 14 या 16% से लेकर 2% पे आ गया, और इंडिया जो था वो 9-10% से लेकर नेगेटिव में 4-5% तक चला गया। तो बात तो बराबर ही है, नुकसान दोनों को हुआ है। अब आप समझिए इस चीज को कि ऑब्वियस सी बात है, साउथ एशिया के अंदर चाइना दबदबा बनाना चाहता है तो इंडिया उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। साउथ एशिया के साथ साथ जितना भी मिडिल ईस्ट से लेकर वेस्ट तक का जितना भी एरिया है, चाइना इस पे ताकत जमाना चाहता है। इंडियन ओशियन पे अपना रूट्स मजबूत करना चाहता है। इंडिया उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो स्टेबल एंड पावरफुल इंडिया इज अ थ्रेट टू चाइना। पावरफुल, ताकतवर और स्टेबल, मजबूत, स्थिर अगर भारत है तो वो चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा है, चीन की राइज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और इतिहास उठाकर देख लीजिए, चाइना को अगर सबसे बड़ा चैलेंज मिला है तो इंडिया से मिला है, दुनिया की किसी शक्ति से नहीं मिला। अब जब चाइना को इंडिया से चैलेंज मिला है तो पाकिस्तान तो सीधे वाले हमले करेगा, आतंकवादी हमले करेगा, 26/11 करेगा, लेकिन चाइना 26/11 को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर उसने एक बार सपोर्ट डायरेक्टली कर दिया तो पता लगा उसके ऊपर भी इंडिया का वही असर होगा। वो उस ग्राउंड पे खेलेगा जहां वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और इंडिया सबसे ज्यादा वीक है। और इंडिया सबसे ज्यादा वीक अगर स्ट्रांग है तो डेमोक्रेसी से, वीक है तो भी डेमोक्रेसी से। क्योंकि डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिसकंटेंट, सरकार से रोष, सरकार से नाराजगी होता है। हर लोकतंत्र में, हर डेमोक्रेसी में ऐसा मिलेगा, सरकार से नाराज एक समूह मिलेगा। सबसे बड़ा, चाइना का सबसे बड़ा वेपन ये डिसकंटेंट है। पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा हथियार ये डिसकंटेंट है, नाराजगी है, सरकार से रोष है, सरकार से शिकायतें हैं। अब इन्हीं को मुद्दा बनाया जाता है। यह मुद्दा पहले गरीबी यानी पॉवर्टी को बनाया गया, और जितने भी भारत के गरीब देश थे लेकिन वो इकोनॉमिकली वो रिसोर्सफुल थे, पॉवर्टी यानी जो स्टेट्स पुअर बट रिसोर्सफुल थे, उनको टारगेट किया गया, वो स्टेट्स। और एक बहुत तगड़ा प्लान चाइना का, रेड कॉरिडोर, पशुपति से लेकर तिरुपति, एक ऐसा कॉरिडोर बनाया जाए जो भारत को इस नॉर्थ ईस्ट से काट दे। भारत सरकार इस पे पैर रखते हुए, कदम रखते हुए 50 बार सोचे, यह प्लान किया गया, हुआ भी कामयाब। और लगभग एक समय ऐसा था कि भारत का 40 से लेकर 60% इलाका नक्सल इफेक्टेड था। अगर यह कामयाब हो जाता
और भारत सरकार यहां इस एरिया से अपनी पकड़ खो बैठती या इस पूरे एरिया में नक्सलवाद से उलझने में फंस जाती, तो चाइना इस पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से काटकर सीधा बे ऑफ बंगाल में आने का रास्ता निकाल लेता। चाइना का यह सपना है। चाइना का सपना क्यों, इस चीज को मैं आपको पहले भी अच्छे से बता चुका हूं, दोबारा समझ लीजिए। यदि आप इस मैप को देखेंगे तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा कि चाइना एक ऐसी जगह पे है जो इस एरिया में या यूरोप तक पहुंचने या अफ्रीका तक पहुंचने के लिए फंसा हुआ है। उसे किसी भी सूरत में इस मलक्का स्ट्रेट से निकल के आना पड़ेगा और यहां से इस तरीके से ट्रैवल करना पड़ेगा। ये चाइना की समस्या है और यहां पर इंडिया बहुत ज्यादा मजबूत है अंडमान निकोबार की वजह से। इंडिया अगर चाहे तो इसके केवल छोटे से 2-4 शिप्स पूरी की पूरी मलक्का स्ट्रेट को बंद करके चाइना का एक नाव तक बाहर ना निकलने दे। और अगर ऐसा एक बार हो जाए, चाहे बाकी सुंडा स्ट्रेट वगैरह दूसरी जो भी है उनसे भी अगर देखा जाए, तो चाइना का ऐसा गोलबंदी किया जाएगी कि चाइना समझ ही नहीं पाएगा। यही रीजन है चाइना अल्टरनेट रूट ढूंढने की पूरी कोशिश में लगा रहता है, चाहे वो क्रा कैनाल बना के थाईलैंड से, चाहे वो म्यांमार से रास्ता निकालने की बात करे, चाहे वो पाकिस्तान से सीपैक बनाए, चाहे और कोई दूसरे रास्ते बनाए, वो अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से वो इस मलक्का डायलेमा से निकल पाए, लेकिन चाइना नहीं निकल पा रहा। और यही कारण है चाइना चाहेगा कि इंडिया का यह हिस्सा कट जाए, चाइना इस अरुणाचल प्रदेश से लेकर इस पे कब्जा करे, बांग्लादेश से एग्रीमेंट करे, जिससे क्या होगा, उसे पूरा रास्ता नीचे का मिल जाएगा, वरना डरा धमका के छीन लेगा। तभी आप देखो अराकान आर्मी को चाइना पूरा सपोर्ट करता है। म्यांमार इसीलिए नाराज है, अराकान आर्मी म्यांमार के अंदर है और उसे पूरा सपोर्ट कर रहा है। चाइनीज हथियार से लेकर मिसाइलें तक मिल रही हैं आजकल छोटे लेवल की। अगर यहां ऐसा होता है तो इंडिया कमजोर होगा और इंडिया जितना ज्यादा कमजोर होगा, चाइना इस पूरे इलाके और इस पूरे इलाके और इस पूरे इलाके के ऊपर मजबूती से के साथ खड़ा होगा, पूरा कब्जा कर लेगा। चाइना का एक्सपेंशन जबरदस्त। अगर आज के दिन इंडिया को देखें तो इंडियन ओशियन के अंदर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को घेरने की कोशिश है, लेकिन इंडिया ने उससे कहीं ज्यादा पावरफुल पॉलिसी बनाई और उस पावरफुल पॉलिसी के चलते वो उसे साउथ चाइना सी में घेरने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ओपन। अभी भी क्वाड ग्रुप का वहां पर एक मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, जिसमें आजकल कनाडा भी आया हुआ है। अमेरिका की लीडरशिप में क्वाड ग्रुप एक्सरसाइज कर रहा है। तो शॉर्ट में यह है कि चाइना की यह डायलेमा खत्म नहीं होती, एक दुविधा खत्म नहीं होती, इसका रास्ता नहीं है। इसलिए चाइना ने पहले कोशिश करी कि किसी भी तरीके से रेड कॉरिडोर के थ्रू इंडिया को बर्बाद किया जाए। और ये 1967 से शुरू हुआ और लगभग 2016-17 के आसपास तक देखेंगे जबरदस्त लेवल पर चला। कामयाब हुआ चाइना। जब इंडिया नक्सलिज्म से लड़ रहा था, चाइना बढ़िया तरक्की कर रहा था, बहुत बढ़िया तरक्की कर रहा था जब इंडिया नक्सलिज्म से लड़ा। और सारे माओवादी जबरदस्त लेवल पर इंडियन गवर्नमेंट से लड़ रहे थे। इंडिया को समझ ही नहीं आ रहा था। स्टेबल गवर्नमेंट आई। स्टेबल गवर्नमेंट ने आते ही इस सारे के सारे नक्सलाइट कॉरिडोर को बहुत ही छोटे इलाकों तक लिमिटेड कर दिया और ये लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं निकल पा रहे। जब ये लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं निकल पा रहे नक्सलाइट्स, तो वहीं पर नक्सलवाद एक तरीके से हारता हुआ नजर आ रहा है। 2014 तक आते आते 17 तक आते आते नक्सलिज्म को समझ में आ चुका है कि यहां आपकी दाल गलने वाली नहीं है या आप एक तरीके से हार रहे हैं। इसलिए उन्होंने प्लान चेंज किया और प्लान चेंज करके उनका जो कंसेप्ट था वो क्या नजर आया? उनका कंसेप्ट ये नजर आया, अभी समझिए सारी चीजें कैसे जुड़ी हुई हैं।
उनका कंसेप्ट ये नजर आया कि कब तक आप जंगलों के अंदर बंदूक उठाए फिरेंगे, सरकार के पास तुमसे ज्यादा बड़ी बंदूक है, सरकार से तुम नहीं जीत सकते क्योंकि आप बंदूक उठाए फिर रहे हैं। एक काम कीजिए, बंदूक से ज्यादा इस सरकार को दिमाग से मारिए, इस लोकतंत्र, इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को दिमाग से मारिए। और दिमाग से कैसे मारेंगे? इसकी हार्ट, जो भी कंट्री है, इसका जो दिल है वो है सिटीज, टाउन्स और मेट्रोपॉलिटन्स, महानगर हैं जो इनके दिल हैं। कुछ मत करो, ब्लॉक देम, शहरों को बंधक बना लो, और शहर को इस हद तक बंधक बना लो कि शहर ना आगे बढ़ पाए ना पीछे। शहर मरेगा तभी ये हिंदुस्तान जो है ये मरेगा। शाहीन बाग यही एक एक्सपेरिमेंट था, प्रयोग था। क्या प्रयोग था शाहीन बाग? शाहीन बाग प्रयोग यह था कि पहले आप एक सड़क रोकिए, इस सड़क का असर देखो कि कितना होगा। फायदा दिखाई दिया कि फरीदाबाद से लेकर सेंट्रल दिल्ली से लेकर जितना भी साउथ दिल्ली वगैरह था, वेस्ट दिल्ली वगैरह थी, सारी की सारी साउथ दिल्ली वगैरह पूरी की पूरी वेस्ट और साउथ ब्लॉक हो गई, और 20 किलोमीटर जो है वो इलाका सिर्फ और सिर्फ जाम में फंस गया। 20 किलोमीटर का इलाका जाम में फंस गया, जबरदस्त लेवल के जाम। और एक नहीं, मतलब 2-4 दिन नहीं, पूरे 100 दिन तक वो आंदोलन चला। एक्सपेरिमेंट कामयाब था, जबरदस्त कामयाब था, एक हैवक क्रिएट करके कि तुम्हें निकाल देंगे, जबकि कानून की किसी को समझ ही नहीं थी, इसलिए मिसगाइड किया गया। अब आप समझिए नतीजा क्या? उसके बाद एक बड़े इवेंट का इंतजार किया गया कि कब देश की एक साख का सवाल आए। सोचकर देखिए ना, लगभग 22, 23 या 24 या शायद 25 इन तारीखों को ट्रंप ने विजिट किया, और अगले दिन से शाहीन बाग गायब था। ट्रंप के विजिट के अगले दिन के बाद शाहीन बाग के, क्योंकि दंगे, जिस दिन ट्रंप आ रहा है दंगे शुरू, और जिस दिन ट्रंप गया दंगे खत्म, और उसके बाद शाहीन बाग खत्म। भीड़ जो थी 90% गायब, केवल कुछ खाट बिछा के। भाई कोरोना तो बहुत बाद में आया ना, कोरोना तो लगभग 22 मार्च को आया है, और मैं 22 फरवरी की बात कर रहा हूं। यहां सवाल मेरे दिमाग में उठ के आया कि भाई असलियत में ये प्रोटेस्ट जो थे ये पेड थे, और मजे की बात उसका फाइनेंस कहां से आया इतना? लाखों लोगों, लेडीज अगर हैं, 1 लाख लेडीज को रोज की सुबह शाम की बिरयानी खिला रहे हो, खाना खिला रहे हो, तो वो चलेगा कैसे? वो खाने को खिलाने के लिए पैसा कहां से आया? फंडिंग कहां से आ रही थी? उसकी फंडिंग कहां से आ रही थी? जब ये पता करने की कोशिश की गई कि उसकी फंडिंग कहां से आ रही थी, तो नहीं पता लगेगा। बताए तो सही कि इतना क्या दान पात्र आ गया भाई, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो ऑर्गेनाइजेशन थी। और आप फॉरेन कंट्रीज, जो आपके विदेशी दुश्मन देश हैं, आप उनको स्पेयर आउट ये नहीं कह के कर सकते कि नहीं उनका कोई रोल नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो रहा होगा उसका। क्योंकि असलियत में, और सबसे बड़ी बात इसका भी और बताता हूं, असलियत में यही काम तो फार्मर्स के साथ हुआ। एक इमोशनल इशू क्रिएट किया गया, और उस इमोशनल इशू के बाद उसका अंत क्या हुआ, परिणति क्या हुई, उसका एंड पॉइंट क्या आया? उसका एंड पॉइंट निकल के आया दंगे। शाहीन बाग अंत कहां हुआ? दंगे। फार्मर्स प्रोटेस्ट अंत कहां हुआ? दंगे। रिजल्ट क्या आया? कुछ भी नहीं, गायब, सब गायब। क्या कारण है उसके पीछे? उसके पीछे कारण समझिए। उसके पीछे कारण यह है कि हमारे यहां है डेमोक्रेसी, और इस डेमोक्रेसी में हमें एक फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है, और वो किस हद तक है उसके बारे में कोई रेस्ट्रिक्शन खास सी नहीं है, कुछ देश के मामलों को छोड़कर।
इस फ्रीडम ऑफ स्पीच में ही फ्रीडम ऑफ डिसकंटेंट है। फ्रीडम ऑफ डिसकंटेंट यानी सरकार से आप विरोधाभास रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। उसके विरोधी विचार रख सकते हैं, अपोज कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और यहीं से निकलकर आता है प्रोटेस्ट यानी प्रदर्शन, और उसको एक नाम दे देना मूवमेंट यानी आंदोलन। तो सवाल समझिए वास्तव में इस मूवमेंट को कैसे गढ़ा जाता है और कैसे उसे दंगे तक लेके खींच के ले जाया जाता है। सबसे पहले किसी भी मूवमेंट को चाहिए एक इशू, एक मुद्दा। मुद्दा जो है, चाहे वो CAA का था, चाहे वो फार्मर्स बिल थे, जानकर इन लोगों को प्रोजेक्ट किया जाता है इमोशनली एक रॉन्ग वे में प्रोजेक्ट किया जाता है, एक गलत तरीके से प्रोजेक्ट करके उसको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है, एक इमोशनल बना दिया, रॉन्ग गलत तरीके से प्रोजेक्ट करके इमोशनल बना दिया जाता है और मिस इंफॉर्मेशन स्प्रेड की जाती है। मैंने कितनी सारी शाहीन बाग की महिलाओं के इंटरव्यूज देखे, CAA के बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं था कि मोदी देश से निकाल देगा, जेल में डाल देगा, कपड़े उतार के रखेगा, बच्चों तक को सिखा दिया, डर का माहौल पैदा हो गया, एक मिथ, एक हैवक इस तरीके से क्रिएट किया गया। किसने किया? वो गिने चुने, वो उमर खालिद और शहला रशीद जैसे बंदे, जो कि मतलब ऐसे मामलों के लिए तीस्ता सीतलवार जैसे बंदे जो जाने जाते हैं, इन्हीं के ऊपर तो सारे आरोप लगते हैं। ऊपर से फिर ऑब्वियस सी बात है डिस्कंटेंट और कुछ भी। अब यहां मिस इंफॉर्मेशन जब फैल जाती है, इमोशंस आगे बढ़ने लगते हैं, तो वास्तव में उसे प्रोटेस्ट का नाम देकर उसका एक मंच सजाया जाता है, उसका एक प्लेटफॉर्म होता है और उसको एक पोडियम दे दिया जाता है। पूरा एक मंच सजाया जाता है, टेंट से लेकर, तामझाम से लेकर, खाने पीने से लेकर, जो चीज प्रोवाइड की करनी चाहिए वो कर दी जाती है, लोगों को परेशानी ना हो। हरियाणा सरकार के डाटा उठाकर देख लेंगे, शराब की बिक्री पिछले 1 महीने से 2 महीने से बढ़ गई है। जबरदस्त उछाल, और खासकर उन इलाकों में ज्यादा उछाल जहां पर ये फार्मर्स बैठे हुए थे। वो शराब कहां से आई? लाखों करोड़ों रुपए की शराब कंज्यूम हो रही, कहां से आई? कहां से इतना सारा पैसा आ रहा है? कहां से पूरा अरेंजमेंट फर्स्ट क्लास चल रहा है? सवाल तो यहां उठता है, क्योंकि मेरे को दोनों आंदोलनों का एंड एक जगह नजर आया, सही में। अब आप यहां देखेंगे, प्लेटफॉर्म दे दिया, पोडियम दे दिया, अब उसको जानबूझकर हैचिंग की जाती है, उसको सेया जाता है, उसको बढ़ावा दिया जाता है, उसे लंबा खींचा जाता है, और एक मुद्दा जो छोटा सा डायलॉग से सॉल्व हो सकता है, उसे जानकर डेडलॉक तक लेके जाया जाता है। जो भी कोई इशू, जो बातचीत यानी डायलॉग से शुरू होता है, डायलॉग से शुरू होगा, वो पूरे का पूरा उसे डेडलॉक तक लेके जाया जाता है। और डेडलॉक तक कैसे? किसी भी सरकार के ऊपर सिर्फ एक ऑप्शन रखा जाता है, वापस लो। सिर्फ एक ऑप्शन, टेक बैक। CAA के मामले में टेक बैक। इतना बुरा नहीं था भाई, ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना था, कौन देश का नागरिक है और कौन नहीं है। कागज दिखाओ। मेरे घर में कोई घुस के बैठेगा, मैं पूछूंगा कौन है कौन नहीं है, कागज दिखा। यस, प्रॉब्लम क्या है इसमें? लेकिन नहीं, उसे जानबूझकर मिस इन्फॉर्म किया गया, कांग्रीगेशन कैंप्स में रखा जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। और जब जानबूझकर रखा गया, भाई बांग्लादेशी हैं तो सही देश में, रोहिंग्या हैं तो सही देश में, विदेशी आ तो रहे हैं,
और सीएए के मामले में जहां तक मेरे को पता है और मैंने अच्छे तरीके से उसको कई बार पढ़ा है कि किसी भी एक मुसलमान को नागरिकता देने से मना नहीं किया। किसी भी एक मुसलमान को नागरिकता देने से मना किया हो तो बता दो, ओपन चैलेंज है किसी को ना। और कमेंट बॉक्स में लिखना कि कहां पर वो प्रोविजन है कि किसी मुसलमान को नागरिकता नहीं देंगे। प्रोविजन केवल इतना है कि जो रिलीजियस परसिक्यूशन में लोग आए हैं उनको विशेष प्रावधान है, 5 साल में नागरिकता मिल जाएगी, बाकी सबको 11 साल में मिलेगी। फर्क इतना है बस। नागरिकता नहीं देंगे ऐसा कहीं नहीं लिखा। स्पेशल प्रोविजन कुछ ग्रुप्स के लिए हैं जो प्रताड़ना के ज्यादा शिकार हैं। नहीं तो आप पाकिस्तान की रोज न्यूज उठाकर देख सकते हैं, ननकाना साहेब का जो प्रमुख ग्रंथी थे उस तक की लड़की को उठाकर ले गए यार और कन्वर्ट करवा दिया। पाकिस्तान के जज 14 साल की हिंदू लड़की को 42 साल के इंसान के साथ शादी करके इसलिए मजबूर कर रहा है कि अब ये लड़की जाएगी कहां, बेचारी अबली अब अबला है, अब शादी करके उसी के साथ रह ले बेटा। ये है पाकिस्तान। वहां से आने वाले परसिक्यूटेड लोगों को, प्रताड़ित लोगों को, धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोगों को 11 की जगह 5 साल में नागरिकता देने का प्रावधान था बस। बाकी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से कोई भी आएगा और वो मुसलमान है तो उसे मना नहीं करेंगे, उसे 11 साल रुकना पड़ेगा बस। क्योंकि ये माना जा रहा है कि वो रिलीजियस परसिक्यूटेड नहीं होगा, धार्मिक रूप से प्रताड़ित नहीं होगा। लेकिन पहले एक मिसकंसेप्शन फैलाया गया और सिर्फ एक बात पर सबको अड़ा दिया, और जानबूझकर नेता को नहीं खड़ा करते। यहां पर कोई नेता खड़ा नहीं हुआ, जानबूझकर 4 दादियां बिठा दी और उनको एक बात कह दी, दादी सिर्फ एक बात कहनी है, कानून वापस लो। सोचकर देखिए, सोचकर देखिए, दादी बिठाई जो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, बिल्किस बानो वगैरह देख ली, कोई पढ़ी लिखी नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है उनकी। घरेलू महिलाएं, जीवन के सारे काम पूरे हो चुके हैं, बस अपने अंतिम दिनों का इंतजार कर रही हैं। उनको ले जाकर बिठा दिया और साफ कह दिया, दादी छीन लेंगे सब कुछ, भगा देंगे यहां से, सरकार बेकार है, कानून वापस लो, ये कहना है। तो उनके आखिरी बयान क्या थे? अब कहां जाएं, कहां जाएंगे? कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था। नतीजा उसका क्या कि दादी को बिठा दिया और आगे कर दी महिलाएं। इमोशनल इशू। क्या ये बात कर पाएंगी? डायलॉग ही खत्म कर दिया भाई। प्रोटेस्ट का वेरी नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? डायलॉग, बातचीत। और बातचीत का अगला पार्ट क्या होता है? डिसीजन। हाँ, प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन अगला स्टेप डायलॉग होगा। लेकिन डायलॉग किसके साथ करोगे? जो पढ़ा लिखा होगा, जो नेता होगा, जो लीडर होगा। सोच कर देखिए, लीडर बिठाया ही नहीं, लीडर बिठाया ही नहीं, किससे बात करोगे? 4 दादियों को सिर्फ एक बात कही, वापस लो। नतीजा क्या हुआ? सरकार के पास ऑप्शन ही नहीं बचा। मामला इमोशनल है, मामला इमोशनल है, सरकार के पास ऑप्शन नहीं है, फंसा के ऐसा खड़ा कर रखा है, रास्ते बंद हैं, 2 महीने से बंद हैं, बाकी दिल्ली जाम में है। फ्रस्ट्रेशन। इन लोगों का इमोशनल इशू है फ्रस्ट्रेशन। दोनों को फ्रस्ट्रेट कर दिया, गवर्नमेंट के हाथ बांध के खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई उस तक से बात नहीं, उसके सामने भी तीस्ता सी तलवार जैसी लेडी कह रही है, 5 सवाल बता रही है, बस यही पूछना, छठा मत पूछना, और कुछ भी पूछें यही 5 सवाल दोहराते रहो। यार सोच कर देखो तुम्हारे दिमाग के साथ कैसे विदेशी शक्तियां खेल रही हैं।
यही 5 सवाल दोहराते रहो और जितना दोहराओगे उतना अच्छा है, कहती है। बताओ क्या डायलॉग तुम कर ही नहीं सकते भाई? कोई भी प्रोटेस्ट करोगे, तुम पापा से भी जिद करोगे, अल्टीमेटली पापा मनाने के लिए आएंगे ना, बोल बेटा क्या चाहिए, तो तुम कह दो मैं तो नहीं मानता। बेटा क्या चाहिए, कि नहीं मानता। बेटा क्या चाहिए, नहीं मानता। भाई जब बच्चा होता है ना, बच्चे को हर चीज पसंद आती है और बच्चे को हर वो चीज बुरी लगती है जो उसके फायदेमंद है। मेरे बच्ची हैं, मेरी सबसे छोटी बेटी जो है, उसको खाना खिलाते नहीं खाती, उसको मिट्टी खानी है, उसको पत्थर खाने हैं, उसको डांट देंगे रोकेंगे तुम रोएगी। सरकार को आपसे ज्यादा पता है, ये मानकर चलो। और अगर आपको लगता है कि सरकार को नहीं पता, तो ये संसद क्यों बना रखी है भाई? ये सुप्रीम कोर्ट क्यों बना रखी है? खुद जाके अपने फैसले कर लो। लेकिन नहीं, संसद का तो वैल्यू ही खत्म कर दी ना, सुप्रीम कोर्ट तक की वैल्यू खत्म कर दी। खत्म सच में संस्थान कर दिए, क्योंकि डायलॉग ही खत्म कर दिया। भाई डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? डायलॉग, वो खत्म है, बातचीत खत्म। अब जब तुमने बातचीत ही खत्म कर दी तो बचा क्या? बातचीत खत्म, फ्रस्ट्रेशन होगी दोनों तरफ। क्या कहेंगे? किसान वाले मामले में भी देख लो ना, अभी बताता हूं उसके मामले में भी। यहां जाम की वजह से आम आदमी परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है कि यार कितने दिन चलेगा, पागल कर दिया इसने तो हमारे को, जिंदगी जहन्नुम बना दी। और ये लोग कहते हैं सरकार मान के नहीं दे रही है, इनका पेशेंस लूज हो रहा है, उनका भी पेशेंस पूरा फ्रस्ट्रेटेड है। जब फ्रस्ट्रेशन का लेवल एक लेवल तक चला गया, ट्रंप आ रहा है, इवेंट ट्रंप आ रहा है। दोनों फ्रस्ट्रेटेड हैं, दोनों गुस्से में हैं। ट्रंप आ रहा है, जानबूझकर दिल्ली के सबसे घनी आबादी वाले इलाके की वहां जाके सड़क रोक ली। जाफराबाद, चांदबाग, मुस्तफा नगर समथिंग कुछ है, करावल नगर, शिव विहार, सबसे ज्यादा लेबर क्लास जहां रहती है, सबसे ज्यादा लोग जो साइकिल पे ट्रैवल करते हैं। भजनपुरा वाले उस रोड के ऊपर जहां पर से ये लोग आते हैं, जहां पर ये चांदबाग और इन सब के इंसिडेंट हुए थे, वहां जाकर देखेंगे सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक लाखों साइकिल वाला निकलता है। कम से कम 20 लाख साइकिल वाला निकलता होगा इन सड़कों पर से। 20 लाख साइकिल वाला उन सड़कों पर से लेबर क्लास निकलता है, और उस सड़क को आपने कर दिया बंद। फ्रस्ट्रेशन। शाहीन बाग ने डर बिठा रखा है कि भाई 20-20 किलोमीटर लंबे जाम लगते हैं। कार वाला, बाइक वाला कैसे ना कैसे करके मैनेज कर ले जाएगा, साइकिल वाला कहां जाएगा? वो तो वैसे ही जीवन से दुखी है, ऊपर से तुमने और दुखी कर दिया। और दूसरा पक्ष प्रोटेस्टर्स का फ्रस्ट्रेशन में क्यों है कि सरकार उसकी बात नहीं मानती, हम तो और रोकेंगे सड़क, सरकार को मना के छोड़ेंगे। दोनों फ्रस्ट्रेटेड, दोनों किसी के हाथ की कठपुतली। बैठा कौन हुआ है? पीछे आराम से जब पैसा भेज रहा है बस, और शायद वो पैसा भी ड्रग्स वगैरह से कमाया हुआ पैसा, हमारे ही बच्चों को ड्रग्स वगैरह देकर कमाया हुआ पैसा, हमारे ही प्रोटेस्ट के अंदर पैसा खिला के हमारे ही लोगों को मरवा रहा है, हमारे ही देश को कमजोर कर रहा है। और चाहे अनपढ़ गवार हमारे देश के लोग समझ ही नहीं पा रहे वो किसी देश की कठपुतली है। क्योंकि दंगा करने जाफराबाद की सड़क उसी दिन क्यों रोकी गई, मुझे ये समझ में नहीं आया। और इनको कहीं ना कहीं से फंडिंग मिल रही थी। शला रशीद का तो बाप ने इसके ऊपर आरोप लगा रखा है, बहुत तगड़े वाला। हाँ, ये तो टीवी के ऊपर आप चेक करो। ये आप लोगों के दिमाग से खेल रहे थे ताकि देश कमजोर हो। अब यहां क्या मामला है समझ में आया? आउटकम क्या आया? ट्रंप गया, दंगे खत्म, ओवर। देश को नुकसान हुआ, देश की गरिमा की ऐसी तैसी हुई, सब चीजें। 1 साल बाद आ जाओ, 1 साल बाद क्या हुआ? फार्मर्स बिल शुरू किस नाम पे हो रहे हैं कि जी हमें एमएसपी की गारंटी दे दो।
एमएसपी की गारंटी दे दो। शुरू इस नाम पे हुए थे। जब ये शुरू हुए कि हमें एमएसपी की गारंटी दो, तो एमएसपी की गारंटी से जो मामला शुरू हुआ था, आप देखिए, फार्मर्स को बताया गया अन्नदाता जब शब्द इस्तेमाल आए, आपका पेट भरने वाला खतरे में, तो यहां एक और विक्टिम कार्ड आया। वो एक और विक्टिम कार्ड आया, अन्नदाता जैसे ही विक्टिम कार्ड आया, एक तो इनकी जनसंख्या ज्यादा, गांव की पूरी अर्थव्यवस्था, और दूसरा इमोशनल इशू शहरों के अंदर भी, क्योंकि हर शहरवासी का कोई ना कोई रिश्तेदार गांव में होगा या खेती बाड़ी कर रहा होगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात, इनके गरीब होने का एक इमोशन। विदर्भ के किसानों की जमीन दिखाकर आसमान की तरफ देखता है किसान, गरीब निरीह किसान, और उसके साथ एक लाइन जो चलती है कि आपका पेट भरने वाला खुद भूखा है। विक्टिम कार्ड। ओके, हम ये मानते हैं कि हमारे देश के किसानों की हालात खराब है, लेकिन क्या सभी किसानों की हालात खराब है जो नए से नए ट्रैक्टर लेकर स्टंट मारते हुए गिर रहे हैं और तूफान मचा रहे हैं? क्या ये थे? यहां पहली बार भ्रम टूटा है, भ्रम टूटा। और सबसे बड़ी बात, विक्टिम कार्ड। ओके, आप लोग कहते हो कि आप हमारा पेट भरते हैं, शहर में रहने वाला, मैं भी हरियाणा के बेरी के पास का रहने वाला हूं। गांव, मेरे पिताजी भी खेतीबाड़ी करते थे, दादाजी खेतीबाड़ी करते थे, हमारी भी आजकल जमीनें आप वहीं आसपास हैं। गांव, देसी, बिल्कुल गांव का रहने वाला हूं मैं। आज भी हमारी जमीनें हैं, हमारे नाम पे कुएं, हमारे जो पट्टे हैं उनके ऊपर कुएं खुदे हुए हैं। लेकिन मेरे मामा जी आज भी खेती करते हैं। झज्जर के पास उनका गांव है, वो खेती करते हैं। किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो पूरी इन्फॉर्मेशन बाकायदा, जिसे कहते हैं अच्छे तरीके से, मेरा खुद का जन्म गांव का है, खेती करते हैं। मैं खुद एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, सिर्फ एक बात, कि आपने खेती करी, आपने अनाज उगाया, क्या उसके बेनिफिट्स आपको नहीं मिलते? मजबूर किया है आपने एक आदमी को ऐसा पूछने के लिए। हां, क्या उसके बेनिफिट्स आपको नहीं मिलते? क्या आप फ्री में अनाज दे रहे हैं किसी को? किसी एक से फ्री में अनाज दिया क्या आपने किसी एक को? कि नहीं जी, हम दिल्ली के शहर के अंदर 1 लाख बोरी या 1000 बोरी, जो भी मेरे पास है, उसका 50% फ्री में दे रहे हैं। हम देते हैं। आपके कृषि के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। शहर में रहने वाला हर आदमी, चाहे वो गरीब से गरीब क्यों ना हुआ, कुछ ना कुछ टैक्स दे रहा है। आप नहीं दे रहे। यही सुनना चाहते थे आप। मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। बहुत सम्मान है उस किसान का जो बहुत धरती का सीना चीर के हमारे लिए अनाज उगाता है, लेकिन जो तांडव देखा उससे एक भरोसा उठ गया और जानबूझकर एक विक्टिम कार्ड खिलाकर इमोशनल इशू बनाया गया, जबरदस्त बेस, और 2 महीने तक उसे पकाया गया। अरे यार, तुम लोगों ने शुरू किया एमएसपी से, और तुम्हारे ये नेता, भाई झंडे डंडे ले आना, तुम्हारी जमीन जाने वाली टिकट। ऐसे नेता होते हैं, झंडे डंडे ले आना, अपने ही देश के अंदर बर्बाद करोगे तुम। तुमने अपने लोगों को सोचने का मौका दिया कि एमएसपी के अलावा तुम डिमांड जो कर रहे हो सब बकवास है, या तुमने अपने बाप दादाओं के, अपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ आड़तियों की जो मंडियां हैं उन्हें बचा के रखना है? इस इतनी बुरी तरीके से किसी को भड़काया जाता है। आपके जो वीडियो वायरल हो रहे हैं जिस तरीके से, और उसके बाद खुल के कह रहे हैं हाँ मेरे को पकड़ो, मैं आतंकवादी हूं, और खुली सरकार को धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम्हारा ट्रैक्टर कोई रोक लेगा तो मैं देख लूंगा, तुम चढ़ाओ उसके ऊपर। इतना भड़काया जाता है। आप खुद किसी की कठपुतलियां, आप राजनीति के मारे हुए जानते नहीं है। कैसे मामला है समझिए इस चीज को। विक्टिम कार्ड, अन्नदाता, हर कोई अन्नदाता, हमें रोटी देने वाला भूखा है। हालांकि हम रोटी खरीद के खाते हैं, हमें किसी ने कुछ दान नहीं कर रखा, खरीद के खाते हैं, और कुछ ना कुछ महंगी ही खाते हैं, और उसके साथ टैक्स भी देता है मिडिल क्लास। शहर का हर बंदा टैक्स दे रहा है, और उसी टैक्स के नाम पे वो एमएसपी की खरीद होती है, लाखों करोड़ों टन।
जिसका रिटर्न में 1 रुपया मिडिल क्लास नहीं लेता और ना 1 रुपया वो शहर का बंदा लेता, वो गरीबों में ही बढ़ता है, इस मिडिल क्लास के पास नहीं आता। और अपनी टोटल इनकम का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में जाता है, चाहे वो जीएसटी की फॉर्म में जाए, चाहे वो मेरी इनकम टैक्स की फॉर्म में जाए। और टैक्स देने के बाद भी उफ तक नहीं की जाती। कृषि के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, और खाद से लेकर बना दुनिया भर की जो कंसेशंस है वो भी फ्री में मिलती है। सब चीजें बहुत सारी फ्री में मिलती है, मुझे 1 रुपया फ्री में नहीं मिलता कहीं से। और मेरा मतलब आप ये देख लीजिएगा, जो दिल्ली में रह के इस समय मेहनत कर रहा है सर्वाइवल के लिए, अगर हम 2 दिन काम ना करें तो हो सकता है हमें दिल्ली छोड़ के भागना पड़ जाए। और ये दिल्ली छोड़ के भागने वाले जितने मजदूर थे ना, वो यही थे। ये इमोशनल कार्ड किसके साथ खेल रहे हो यार? और वो जानबूझकर खिलाया जाता है, एहसान नहीं कर रहे तुम लोग किसी को रोटी खिलाने के बाद, क्योंकि यहां शहर में जीना कितना मुश्किल है ये आप जानते नहीं है। नहीं तो आके देख लो, जिस तब पता लगेगा, उस चीज से अंदाजा लगाइए जब लोग शहर छोड़कर भागने लगे। कोई कृषि पे टैक्स नहीं देना पड़ रहा, हमें देना पड़ रहा है। मैं खुद किसान परिवार से हूं। वहां किसान अगर मेरे से वहां 5 लाख रुपए अगर साल का कोई कमा पा रहा है और मैं यहां पर 20 लाख रुपए कमा रहा हूं, तो वो 5 लाख कमा के ज्यादा खुश है, क्योंकि उसको टेंशन नहीं है। यहां 20 लाख के अंदर भी बंदा टेंशन में है, क्योंकि उसमें से उसका 3 लाख रुपए तो टैक्स चला गया। और जो यहां की कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो अलग है। ऐसे में सड़कों को रोक के बैठ जाना, फिर भी 2 महीने तक उफ नहीं करी इस गवर्नमेंट लोगों ने। फ्रस्ट्रेशन तो इनके अंदर भी बढ़ रही थी, उफ तक नहीं करी, लेकिन फ्रस्ट्रेशन तो इनमें बढ़ रही थी। और जानबूझकर इस आंदोलन को इतना लंबा खींचा गया, जानबूझकर इतना लंबा खींचा गया फ्रस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए, ताकि किसान फ्रस्ट्रेटेड हो। उसका नतीजा क्या? जब आप किसान को फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, जबरदस्त लेवल पर फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुका है। अब मामला क्या है? आपने जैसा शाहीन बाग में डेडलॉक क्रिएट किया गया, यहां पर भी डेडलॉक क्या? कानून वापस लो, टेक बैक। अब सीधा आपने कह दिया कानून वापस लो, इसका मतलब क्या है भाई? जब आपने कहा कानून वापस लो, इसका मतलब यह है कि आपने संसद की, सुप्रीम कोर्ट की किसी की बात नहीं मानी, सबको जूती की नोक पे रखा और कहा कि कानून वापस लो वरना हम बताएंगे। जानबूझकर भड़काया गया। और जब मीडिया पहुंच रहा है तो मीडिया को यह बात कह के भगा दिया गया कि आप चले जाओ यहां से, आप लोग सरकार के पिट्ठू हैं। दामाद लगे हुए खालिस्तान वाले तुम्हारे। एक खालिस्तान वाले को आपने पकड़ के दिखाया कि यह खालिस्तानी है, जो खुलकर कह रहे हैं कि मोदी को जान से मार देंगे, हमने एक प्रधानमंत्री मार रखा है। क्या किया तुमने? यही वो खालिस्तानी थे जिन्होंने यहां आके तांडव किया, तुम्हारे बीच में बैठे हुए थे, जिसकी वजह से पूरे किसान आंदोलन को शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हिंदुस्तान का कत्ल करके गए हैं ये लोग, हिंदुस्तान का कत्ल करके हमारे राष्ट्र ध्वज के जगह पे अब एक धार्मिक झंडा फहराया है। हिंदुस्तान के पूरी व्यवस्था, पूरे देश का कत्ल ही तो किया इन्होंने, और क्या किया है? हत्यारा ये इन्होंने हत्या करके गए हैं। थू है तुम लोगों के ऊपर, जितना तुम लोग जिस तरीके से इस प्रोटेस्ट को देखा, इमोशंस के अंदर बहते चले गए। और टिकैत, यार हद है यार, इतनी गंदी राजनीति। कोई मतलब मुगलों की तरह, या मतलब गजनी हो क्या जो दिल्ली पे चढ़ आए और लूटने आए हो तैमूर लंग की तरह, हम तो मारेंगे। और पुलिस, शुक्र मनाओ एक गोली नहीं चली। अभी उस पुलिस के बारे में भी आता हूं मैं। यहां देखिए क्या डेडलॉक क्या है? टेक बैक, वापस लो। अब जैसे ही वापस लो, सरकार को तो आपने बंधक बना लिया एकदम से। अब जैसे ही तुमने सरकार को बंधक बना लिया, मुझे एक बात फिर समझ में नहीं आई यार, जब बार बार तुम ये कह रहे हो वापस लो, तो तुमने 11 बार अपनी ऐसी तैसी कराई थी वहां पर। क्या करने गए थे वहां पर? जब तुम्हें कहना ही ये था कि वापस लो, तो बात क्या करने जा रहे थे? बारी बैठे बैठे कहते जी वापस ले रहे हो तो ठीक है, नहीं तो बैठे हुए हैं। लेकिन नहीं, नेगोशिएट करने जा रहे हैं, अपनी अपनी गोटियां फिट करने जा रहे हैं। क्योंकि जितने भी नेता थे ना, जितने भी ये किसान नेता थे, किसी ना किसी बड़ी पार्टी की कठपुतली थे, उनके जूते चाटने वाले थे। एक अपने दम पे कोई नहीं था।
और किसानों को बेवकूफ बनाने वाले लोग थे ये नेता, और किसान उनके मामले में बेवकूफ बन गए। और खालिस्तानियों ने जिस तरीके से आरोप लगे थे, खालिस्तान और भारत की विदेशी ताकत, भारत के दुश्मन ताकतों ने जितना देश की फजीहत की, शर्म उन लोगों को आनी चाहिए जिन्होंने देश के ऊपर ही शक किया, सरकार पे शक किया, व्यवस्था पे शक किया, और अपनी फजीहत करवाई, पूरी दुनिया में देश का फजीहत करवाई। और उसके बाद क्या कहते हैं, हम, ये तो शुक्र है इन लोगों ने कहा कि हम बजट वाले दिन संसद का घेराव करेंगे। शुक्र है वो कैंसिल हो गया है, शुक्र है वो कैंसिल हो गया है। बजट वाले दिन संसद का घेराव, कितना पेशेंस चेक करना चाहते हैं आप किसी का? और क्या गारंटी आपने ली? एक भी नेता नहीं दिखाई दिया जिसने गारंटी ली हो कि हां जी मेरी वजह से ऐसा हुआ। क्योंकि ये भीड़ तंत्र है, भीड़ तुम्हारी गुलाम नहीं है, तुम्हारे कहने पर आ गई, अब जाएगी तुम्हारे कहने पर नहीं, अब वो हुड़दंग मचाकर जाएगी। और उसके अंदर घुसे हुए जो एक खालिस्तानी हैं और जो दूसरे आतंकवादी समूहों के लोग हैं, जो गोली चलाकर इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जो वैसे पहुंचा गए और तुम्हारे सीने पे घाव ऐसा करके चले गए कि जीवन में अगर कोई दूसरा किसान आंदोलन होगा, थूकने तक का मन नहीं करेगा उसके ऊपर। सांत्वना तो दूर की बात है यार, इतना बुरा किसी भी देश के साथ। हमारे ही भाई बंधु, हमारे ही घरों के लड़के इसी तिरंगे को सींचने के लिए अपना खून बहाते हैं और तुमने वो उखाड़ के फेंक दिया। शर्म आनी चाहिए। और उसके पीछे का कारण समझिए क्या है। कारण ये है टेक बैक, डेडलॉक। सरकार के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन दोनों जगह खत्म किए जा रहे हैं। ऑप्शन नहीं था ना, सरकार के दोनों जगह खत्म। और वहां से आंदोलन करने वाले नेताओं का रास्ता भी खत्म कि भाई तुम वापस कैसे जाओगे जब तुम कह ही रहे हो कि टेक बैक, तो डायलॉग का तो खत्म ही हो गया। अब जानबूझकर आंदोलन को उस हीट तक लेके जाया जाता है जहां पर एक गर्मा गर्मी तक, एक बहुत ही हाईएस्ट लेवल तक लाया जाता है, समझे। और यहां इस किसान नेता, किसान के अंदर देखो, यहां एक किसान है, किसान के बीच में सारे किसान गलत नहीं है, ना 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 ना, 99% को तो पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। वो तो उसे डरा दिया गया, उसे डराया। किसान को डराया किसने? नेता ने, अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए डराया नेता ने, नेतागिरी चमकाने के लिए। और नेता ने किसान को चमकाया और सामने है पुलिस, और पुलिस के पीछे एक तरफ सरकार खड़ी है और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट खड़ी है। सरकार को आपने फंसा के खड़ा कर दिया। सबसे पहले दिल्ली पुलिस जानबूझकर किसान का एक इमोशनल इशू डेवलप किया गया। क्या कि जी हम परेड निकालेंगे। अब पुलिस, सुप्रीम कोर्ट ने बॉल उठा के पुलिस के हवाले कर दी कि आप देखो। अब पुलिस मजबूरी में, जमा सरकार वो मजबूरी में। अगर तो वो ये कहती है ठीक है जी किसान की परेड नहीं परेड, अच्छा पहले मान लिया उन्होंने कह दिया नहीं निकालनी, तो लोकतंत्र की हत्या, अलोकतांत्रिक, ऐसा क्या मामला है? सोच कर देखिए, उन चीजों को रिकॉल कीजिए, आपको समझ में आएगा। ऐसा क्या मामला है कि सरकार हमें इजाजत नहीं दे रही ट्रैक्टर परेड निकालने की, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। यार गारंटी ले पाए थे तुम, और क्या गारंटी काम आई? पुलिस को पहले ही पता था यही होगा, सरकार को भी अंदेशा था। जब एक मेरे जैसे छोटे से बंदे को अंदाजा है जिसकी कोई वैल्यू कहीं वो नहीं है, तो सरकार तो पूरा संगठन लेके बैठी, उसे तो पता ही है यही होना है। अब आपने इजाजत लड़ भिड़ के, रो पीट के, कैसे भी करके ले ली। अब मान लिया इजाजत मिल गई, अब उसमें भी दो ऑप्शन। एक, अब आपने इजाजत ली तो हो गई हिंसा। सोचकर देखिए आपके बीच में क्यों, कौन हिंसा करने वाला था? जिसे तुम्हारे नेता कहते घूमने ना असामाजिक तत्व, यही वो आईएसआई वाले थे जिन्होंने हड़दंग मचाया।
और ये नेता छुपे फिर रहे थे, कोई मिला नहीं। ये समझिए इस चीज को। अब हिंसा हुई, इतनी हिंसा हुई कि सरकार को मजबूर कर दो कि गोली चलाएं, और जैसे ही गोली चलाए फिर इमोशनल, किसान को गोली मारी। अब फिर रास्ता, मजबूर इतना कर दो कि किसान को गोली मार दी। गोली नहीं मारी तो ट्रैक्टर पुलिस पर चढ़ाएंगे, तलवार पुलिस की गर्दन पर रखेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, कुछ भी करेंगे और देश का सत्यानाश करेंगे। पुलिस ने अगर एक को मार दिया, सच में पुलिस का संयम देखने लायक है। ये ट्रैप था, दिस वॉज अ ट्रैप। और जो लोग ये कह रहे हैं ना ये आईएएस का इशू नहीं है, ये पूरे सिस्टम को जब समझ जाओगे तो यही पता लगेगा कि असलियत में यही चीजें आपको पेपर में लिखनी होती हैं जब आपके सामने बहुत सारी चीजें केस स्टडी और दूसरी फॉर्म में आती हैं। इसी को समझने के बाद आप आंसर लिखते हैं। यही क्रक्स ढूंढना पड़ता है पेपर में। ट्रैप था और तगड़ा ट्रैप था। नतीजा क्या? सरकार गोली नहीं चलाएगी, तो गोली नहीं चलाई तो तांडव आपने देख लिया। हमारे देश के सीने के ऊपर खंजर भोंक के गए हैं ये लोग। लाल किले के झंडे का तिरंगा तक उतार दिया। बहुत दुख है। ये असलियत में। उसके बाद नेता क्या कह रहे हैं? बहुत से नेता उसमें भी तारीफ कर रहे हैं कि अगर यह सही होता और कानून मान लिया जाता तो नेताजी आप इलेक्शन लड़ के आने की क्या जरूरत है, घर में बैठे रहो। संसद ये सारी खत्म कर देते हैं, सब चीजें बंद कर देते हैं, जंगल राज हो जाएगा मान लेते तो। और गन पॉइंट पे तो जंगल राज यही है कि या तो मानो वरना बंदूक चलाएंगे। और टिक टॉक खेल रहे होते हैं कि एक गोली तेरी तरफ चलेगी, एक बार तू टिक करेगा और एक बार मैं, देखते हैं किसे लगती है। यहां से होगा क्या? लोगों का आंदोलन पर से भरोसा उठ जाएगा। शाहीन बाग देख लिया, किसान आंदोलन देख लिया। मैं गारंटी से कह रहा हूं, अपने दिल से पूछकर देखिए, क्या आपका आंदोलन पे, अगले किसी आंदोलन पे भरोसा करना जायज होगा? हम लोगों की आंदोलन करने की क्षमता समाप्त करी जा रही है। घुटन होगी आगे। हमारे पास एक मामला था कि हम किसी भी मामले में प्रोटेस्ट कर सकते थे जब हमें न्याय कहीं से ना मिल रहा हो या सरकार का कोई ऐसा कदम हो जो हमारे विरोध में हो, लेकिन उसमें एक डायलॉग होता था, एक मरहम होता था। वो डायलॉग खत्म कर दिया गया। वो डायलॉग की प्रथा खत्म कर दी गई और जानबूझकर डायलॉग की जगह एक डेडलॉक क्रिएट किया गया। सरकार मान रही थी यार, 2-4 चीजें, 4-6 चीजें कम कर लेती अगर बात ढंग से की जाती या बात ढंग से करने वाले नेता होते तो। पता नहीं कौन कौन से नेता ऐसे, 40 से ज्यादा संगठन, भारतीय किसान संयुक्त मोर्चा वगैरह टाइप में 40 से ज्यादा संगठन। तो भानुमति का कुनबा तो तुमने अपने आप ही बना लिया। और उस भानुमति के कुनबे का असर क्या था? उसका असर यह था कि सर भाई हर कोई अपनी अपनी राजनीति कर रहा है, अपने अपने नेताओं के जूते चाट रहा है और उसका थूका हुआ जो चाट के आ रहा है उसको वो यहां पर निकल रहा है, उगल रहा है। नतीजा क्या? लास्ट में ऑप्शन ही नहीं बचा हुआ। लास्ट में यह कि कानून वापस लो। कानून वापस, सीधा कानून वापस लेने का तो मतलब यह है कि तुम्हें अपने चुने हुए नुमाइंदों के ऊपर ही कोई भरोसा नहीं है, तुम उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे। जब तुम उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे तो संसद में भेजते क्यों? वोट डाल के क्यों भेजते हो? यही तांडव करना है तो अपने घरों के आसपास ही कर लो, निपटा लो यार, देश वेश खत्म कर लेते हैं ये। लेकिन समस्या यहीं से तो शुरू होती है कि वो लोग यही चाहते हैं जो आपके देश के दुश्मन हैं कि इस एज तक ले जाया जाए कि देश खत्म हो जाए, इस सरकार पर से भरोसा खत्म हो जाए। सरकार पर से अगर भरोसा खत्म नहीं हो रहा तो कम से कम हमारा आंदोलन पर से भरोसा खत्म हो जाए, हमारा लोकतंत्र पे से भरोसा खत्म हो जाए और हमारी सरकारें इन्हीं आंदोलनों को सुलझाने में उलझी रहे, या फिर ये जो आंदोलन है एक बिल्कुल चौकड़ी मार के या सरकार के पैर में सांप की तरह उलझ के बैठे रहे कि सरकार कोई काम ही ना कर पाए। सोच कर देखिए, पिछले साल 60 दिन सड़क बंद रही, 20 लाख लोग प्रभावित हुए, कितने वर्किंग आवर्स गए?
यहां आ जाओ, 60 दिन ये बर्बाद हुई, तोड़फोड़ हुई, मारकाट हुई। हो सकता है अगले साल दोबारा इन्हीं दिनों में कोई एक नया आंदोलन आप लोगों को दिखाई दे जाए, क्योंकि सब कुछ। और मजे की बात ये, संस्थाओं को बेवकूफ मानने की एक आदत पड़ चुकी है, मीडिया को बेवकूफ मानने की बहुत तगड़ी आदत है, और सुप्रीम कोर्ट को की ना मानने की एक बहुत तगड़ी आदत बन चुकी है। यानी मीडिएटरशिप करने के ऑप्शंस जानबूझकर खत्म किए जा रहे हैं, संस्थाओं पर से भरोसा खत्म किया जा रहा है। मानता हूं कि मीडिया के अंदर बिकाऊ है, लेकिन बातचीत तो उससे भी करनी जरूरी है। बातचीत तो हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान से करनी पड़ती है, और बैक चैनल जो होते हैं वो ऐसे ही बातचीत कर रहे होते हैं। लेकिन समस्या क्या है, यहां नेता नहीं बिठाए होते जो बातचीत करे। नेता गायब, डायलॉग गायब, और डेडलॉक एस्टैब्लिश्ड, और ताकि वो लंबा चले 60 दिन, 70 दिन, 100 दिन, ऑप्शन ही ना बचे। 100 दिन तो साल में, हर साल 60 से 100 दिन, हर साल 60 से 100 दिन कि कोई भी देश की सरकार केवल और केवल एक आंदोलन को संभालने में लगी हुई है, तो देश की तरक्की तो अपने आप ही रुक गई। 2 साल तो आपने देख लिए, अगला भी साल अगर देखा जा सकता है। तो आंदोलन जो है वो देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, और आंदोलनों से, आंदोलन देश की जान है, आंदोलन डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की जान है, लेकिन आंदोलन को खत्म करने में तुले हुए हैं इस समय पर लोग खुद। और इस तरीके के नेता विहीन, नेतृत्व विहीन, डायरेक्शनलेस, लीडरलेस और इमोरल लीडर्स के पीछे खड़े हुए लोग आंदोलन पे से भरोसा खत्म कर रहे हैं। सॉरी, लेकिन लोकतंत्र अब मर रहा है। और सबसे ज्यादा शिकायत उन लोगों से जिन्होंने हमारे तिरंगा झंडे के ऊपर धार्मिक प्रतीक लगाए। भले ही वो धार्मिक प्रतीक सम्मान का विषय है, लेकिन तिरंगे से ऊपर नहीं है। धन्यवाद।